Hi everyone. I hope everyone is doing very well. सो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. सो इसमें हम मेजरली कवर करेंगे कि जो इंडिया का ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फेज़ रहा है वो कैसा रहा है. ठीक है. और इसका उसमें बेसिकली क्या क्या एक्ट्स पास किए गए हैं और कैसे उसने हमारे अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को शेप अप किया है. ठीक है. सो बेसिकली हमारा ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज़ कंपनी रूल एंड नंबर 2 इज़ क्राउन रूल. नाउ नेम कंपनी रूल क्यों है? क्योंकि इस ड्यूरेशन में मतलब 1773 से 1853 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे कंट्री पे रूल किया. ठीक है. और जो भी एक्ट्स पास किए, जो भी प्रोविजंस लेके आए, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा. एंड आफ्टर 1857 रिवॉल्ट मेजर चेंजेस आए इनके एडमिनिस्ट्रेशन में. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करना चाहिए and queen will be the sovereign, or we can say supreme, who will be directly administering our country. ठीक है. सो इसलिए इसका नेम क्राउन रूल हुआ. एंड इस ड्यूरेशन में कुछ और एक्ट्स और प्रोविजंस लाए गए जिसका टाइमलाइन था 1858 टू 1947. ठीक है. सो हम पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल से. सो द वेरी फर्स्ट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो देखो इसमें कुछ कुछ जस्ट मेजर पॉइंट्स ही मैंने हाईलाइट करा है. सो द नंबर 1 इज़ कि जो हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसके डेजिग्नेशन को चेंज करके कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ओके. एंड वॉरेन हास्टिंग जो है वो पहले वी कैन से कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे. ठीक है. एंड इस टाइम पे एक और चीज़ करी गई कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थे उनको बंगाल के कंट्रोल में लाया गया. मतलब दीज टू विल बी काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बंगाल. ओके. एंड सेकेंडली जो गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन बनाई गई थी ना, उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया. ठीक है. जिसमें 4 मेंबर्स थे ताकि उनको जो भी डिसीजंस लेने हो बेसिकली उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया था. ऑलराइट. थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो इस्टेब्लिश किया गया था. कहाँ पे किया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा इन 1774, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे. ध्यान देने वाली बात ये है, और ये आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा है, कि उनका नाम क्या था जो फर्स्ट सीजे थे वहाँ के चीफ जस्टिस थे. सो उनका नाम है सर एलिजा एमपी. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि एक वी कैन से ग्रुप ऑफ मेंबर्स का अगेन गठन किया गया. ठीक है. जिनको नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. और इनका काम ये था कि जो भी रेवेन्यू या सिविल रिलेटेड या मिलिट्री रिलेटेड मैटर्स होंगे, ठीक है, इंडिया में, उसको वो उस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे. ठीक है. सो इसके लिए बनाया गया क्या? अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. सो दिस इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो भी चीज़ें की गई हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में मेजरली यही चेंजेस किए गए थे. ठीक है. नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ठीक है. तो इसमें इनको क्या नीड लगी ना कि अब एक काम करते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शंस है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. कि कैटेगराइज कर देते हैं कि ये चीज़ें जो है वो कॉमर्शियली गवर्न होंगी, ये चीज़ें पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड है तो उसको उस तरीके से गवर्न किया जाएगा, ऐसा. फिर अभी देखो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बनाया गया था. सो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में एक एडिशनली एक और ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है. अब चूँकि हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश करा है कि कॉमर्शियल मैटर्स अलग होगा, पॉलिटिकल मैटर अलग होगा, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली ग्रुप्स भी बनाए जाएंगे, राइट. तो पॉलिटिकल मैटर्स को कौन हैंडल करने वाला था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 लोग थे. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 24 मेंबर्स थे कॉमर्शियल मैटर्स को डील करने के लिए, जो ऑलरेडी हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे. ठीक है. अभी नेक्स्ट आते हैं एक्ट ऑफ 1786. तो इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल है ना उसको ये पावर दी गई कि अपने काउंसिल का, देखो यहाँ पे उसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था. सो अगर गवर्नर जनरल को ये सही नहीं लगता है तो ही कैन ओवरराइड और ओवर रूल जो भी डिसीजंस या जो भी एडवाइस उसके काउंसिल ने उसको दी है. ठीक है. और वो मैटर कुछ भी हो सकता है, लाइक सेफ्टी, पीस या इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर और एनीथिंग. ठीक है. सो ये बहुत ही मेजर पावर दी गई थी
गवर्नर जनरल को इन एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। और गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पावर दिया गया था। सो देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनको ये सारी पावर्स बेसिकली एंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी मिला या एग्जीक्यूट करने का अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है। और इसमें और कुछ मेजर तो नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। देखो, मेजर कैसा है कि जो भी हमारे एक्ट्स बन रहे हैं वो हर 20 ईयर्स के डिफरेंस पे बन रहे हैं। मतलब जैसे देखो, ये 1773 है, सो आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, इट विल बी 1793, ठीक है। सो 1793 में क्या हुआ था कि जो कॉमर्शियल मोनोपोली थी कंपनी की, उसको इसने फर्दर एक्सटेंड किया, ठीक है। कि मोनोपोली, यू अंडरस्टैंड राइट, कि मोनोपोली कोई एक कंपनी है, सो उसको ट्रेड करने का सिर्फ उसको ही कह सकते हैं राइट है, और कोई दूसरी कंपनी इफ़ दे वांट दे कैन नॉट इंटरफेयर और दे कैन नॉट क्रिएट देयर ओन मार्केट। सो इस चीज़ को एक्सटेंड करा 1793 के चार्टर एक्ट ने अगले 20 सालों के लिए, ठीक है। सो अगले 20 साल मीनिंग व्हाट, 1813। सो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट चार्टर एक्ट पे आते हैं, विच इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। सो देखो, 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया था, सो इसको ठीक इसमें क्या किया, इसको एंड किया, लाइक कि अभी आपका मोनोपोली हम ख़त्म करते हैं ट्रेड के ऊपर, ठीक है। लेकिन दो चीज़ों में इसकी मोनोपोली अभी भी कंटिन्यूड थी, दैट वाज ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड ऑफ टी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि किस चार्टर एक्ट में ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना, इसमें जो मोनोपोली थी कंपनी की वो कंटिन्यू था। सो दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ऑलराइट। और इसमें पहली बार एक ऐसा प्रोविज़न बनाया गया कि इसमें हर ईयर हम 1 लाख रुपी वी कैन से एक्सपेंड करेंगे, या फिर एलोकेटेड था टू फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, ठीक है। सो दिस वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ओवरऑल। अगेन 20 ईयर्स बाद क्या आएगा, 1833। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या था कि हमने देखा था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, राइट। और अभी क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन दे रहे हैं अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। और उसको सारे हम सिविल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, ये सब कुछ हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इट इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वाज वॉरेन हास्टिंग्स। कौन था जिसे एब्सोल्यूट वी कैन से पावर एक्सरसाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, जिसमें वो अपने ही काउंसिल के डिसीजंस को ओवररूल कर सकता था। सो दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस under Act of 1786, okay. And who was the first Governor General of India? So the name is Lord William Bentinck, all right. इसमें देखो, अभी EIC की जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी यहाँ पे, अपना मार्केट इस्टेब्लिश करने, राइट, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आई थी। सो उसको एज अ कॉमर्शियल बॉडी उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया किसने, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है, ठीक है। फिर एक लीगल मेंबर भी ऐड किया गया, ठीक है, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सो मैकॉले जो थे वो पहले ऐसे लीगल मेंबर थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 1833 चार्टर एक्ट। अगेन आफ्टर 20 ईयर्स, एक्सक्यूज मी, इट विल बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। सो इसमें क्या किया गया, सो मेजरली इसमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उसको सेपरेट किया गया, ओके। सो हमने देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट किया गया था। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था। एंड 1853 के चार्टर एक्ट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया जा रहा है ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। और इसने इसीलिए मतलब लॉ मेकिंग के लिए एक सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की। और साथ ही साथ इसने एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे सिविल सर्वेंट्स एक्ट और की उनकी सिलेक्शन हो सके, उनका रिक्रूटमेंट हो सके, ठीक है। सो ये टोटल जो 7 एक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं अंडर कंपनी रूल।